नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बेहतरीन होंगे। जहां तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग साक्षात्कार के लिए जो प्रश्न उत्तर का जो कार्यक्रम चल रहा था, कोरोना बीमारी से संबंधित, कोरोना वायरस से संबंधित, उसी कड़ी में आज का जो प्रश्न है उसका नाम है कंजुगेट वैक्सीन या संयुग्म वैक्सीन क्या होता है। देखिए, कंजुगेट वैक्सीन या संयुग्म वैक्सीन जो होता है यह एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के समान होता है, किंतु बैक्टीरिया के कोट के टुकड़ों का उपयोग करके यह बनाया जाता है। ये जो कोट होता है रासायनिक रूप से एक वाहक प्रोटीन से जुड़े होते हैं और संयोजन को एक टीके के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस वैक्सीन का प्रयोग संयुक्त प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में ये वैक्सीन शिशुओं के लिए उपलब्ध है, जो कि न्यूमोकोकल जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध बच्चों को दिया जाता है तथा जिसमें इसी प्रक्रिया का उपयोग किया गया है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर ये बताइए कि कंजुगेट वैक्सीन या संयुग्म वैक्सीन क्या है। तो आपका उत्तर होगा कि यह पुनः संयोजक वैक्सीन, या चाहे तो इंग्लिश में भी बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के समान होता है, किंतु बैक्टीरिया के कोट के रूप में कोट के टुकड़ों का उपयोग करके यह बनाया जाता है। ये कोट रासायनिक रूप से एक वाहक प्रोटीन से जुड़े होते हैं और संयोजन को एक टीके के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप कहेंगे कि यह रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है जो बैक्टीरिया के कोट के टुकड़ों के का उपयोग करके यह बनाया जाता है और ये कोट रासायनिक रूप से एक कैरियर प्रोटीन से जुड़े होते हैं और संयोजन को एक टीके के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस वैक्सीन का प्रयोग संयुक्त प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है और ये वर्तमान में ये वैक्सीन शिशुओं के लिए उपलब्ध है, जो कि न्यूमोकोकल जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध बच्चों को दिया जाता है तथा जिसपे इस प्रक्रिया का उपयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से आप देंगे। आशा है कि यह बात आप लोग समझ गए होंगे। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सीरोलॉजिकल सर्वे क्या है, सीरो सर्वे क्या है। तो बेटा, अगर यह प्रश्न आता है कि सीरोलॉजिकल सर्वे क्या है, सीरो सर्वे क्या है, तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे। आप बोलेंगे सर, सीरोलॉजिकल सर्वे जनसंख्या में बीमारियों की व्यापकता तक पहुंचने का प्रयास करता है। लोगों में वायरस के खिलाफ विशिष्ट एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाकर इस टेस्ट को संक्रमण तथा ऑटो इम्यून इलनेस का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति के किसी बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित करने के बाद भी इसको व्यवहार में लाया जा सकता है। तो सीरोलॉजिकल सर्वे क्या है? सीरोलॉजिकल सर्वे जनसंख्या में बीमारियों की व्यापकता तक पहुंचने का प्रयास करता है और लोगों में वायरस के खिलाफ विशिष्ट एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाकर इस टेस्ट को संक्रमण तथा ऑटो इम्यून इलनेस का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति के किसी बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित करने के बाद भी इसको व्यवहार में लाया जा सकता है। आई बात समझ में? यही सीरोलॉजिकल सर्वे है कि जनसंख्या में बीमारियों की व्यापकता तक पहुंचने का प्रयास करता है, लोगों में वायरस के खिलाफ विशिष्ट एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाकर इस टेस्ट को संक्रमण तथा ऑटो इम्यून इलनेस का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति के किसी बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित करने के बाद भी इसको व्यवहार में लाया जा सकता है। यही सीरोलॉजिकल सर्वे या सीरो सर्वे कहलाता है। इस सर्वे में बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट के माध्यम से यह अनुमान लगाया जाता है कि जनसंख्या का कितना भाग सार्स कोव 2 वायरस के संपर्क में आ चुका है। मामूली संक्रमण के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट नहीं किया जाता है, किंतु यह भूतकाल में हुए संक्रमण संबंधी जानकारी प्रदान करता है। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि कोरोना रोग की जांच या मूल्यांकन हेतु
प्रयुक्त विभिन्न जांचों का वर्णन करें। कोरोना रोग की जांच या मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त विभिन्न जांचों का वर्णन करें। तो इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो आप बोलेंगे कि सर कोविड-19 के नियंत्रण हेतु जांच की विभिन्न पद्धतियां संवर्धित कर विकसित की गई है जो निम्नानुसार हैं। जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट है सर, आरटीपीसीआर आप बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं सर एंटीबॉडी टेस्ट है, आप बोल सकते हैं एंटीजन टेस्ट, इनके द्वारा टेस्ट किया जा रहा है। तो ये कुछ टेस्ट हैं। एक इस स्वैब टेस्ट होता है, ये टेस्ट के बारे में आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इतने टेस्ट का नाम आप ले सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर कोरोना रोग की जांच या मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित टेस्ट किए जा रहे हैं, जैसे आरटीपीसीआर हो गया, एंटीबॉडी टेस्ट हो गया, एंटीजन टेस्ट हो गया और स्वैब टेस्ट हो गया। फिर अगर सर आपसे पूछते हैं कि आरटीपीसीआर क्या है, तो आप बोलेंगे सर आरटीपीसीआर द्वारा संक्रमण की जांच की जा सकती है। आरटीपीसीआर द्वारा संक्रमण की जांच की जा सकती है। यह परीक्षण इस वायरस के आधारों की पहचान उसके आनुवांशिक फिंगरप्रिंट्स के आधार पर करता है। एंटीबॉडी टेस्ट क्या है? इसमें एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसका मतलब है कि आपको SARS-CoV-2 पहले संक्रमण था या नहीं। एंटीजन टेस्ट क्या है? यह टेस्ट तब किया जाता है जब यह पता लगाना हो कि व्यक्ति अभी भी संक्रमित है या नहीं। नाक व गले से सैंपल लेकर प्रोटीन की उपलब्धता की जांच के आधार पर पता लगाता है। तो यह एंटीजन टेस्ट हो गया। यह पीसीआर टेस्ट से तेज होता है, लेकिन झूठे तत्वों की उपस्थिति की इसमें ज्यादा संभावनाएं होती है, इसलिए इसे रैपिड टेस्ट भी कहा जाता है। स्वैब टेस्ट क्या है? यह एक प्रकार का निदानात्मक परीक्षण जिसमें संक्रमित व्यक्ति की नासिका गुहा से सैंपल लिया जाता है तथा लैब में परीक्षण कर वायरस की उपस्थिति की जानकारी प्रदान की जाती है। इसे वायरल टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कोरोना रोग की जांच या मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त विभिन्न जांचों का वर्णन के बारे में मैंने आपको बता दिया। आरटीपीसीआर टेस्ट बताया, एंटीबॉडी टेस्ट बताया, एंटीजन टेस्ट आप बता सकते हैं और साथ ही साथ आप स्वैब टेस्ट की चर्चा भी कर सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी का कोरोना उपचार में उपयोग लिखिए। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इसको कैसे आप लिखेंगे? तो आप लिखें, आप बताइए, पूछा जाएगा कि प्लाज्मा थेरेपी का कोरोना उपचार में उपयोग बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, तो आपको उत्तर देना होगा कि सर प्लाज्मा थेरेपी का कोरोना उपचार में बहुत सारा उपयोग है। पहले तो आप पहले इन्हें बोलेंगे कि सर यह कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को पूर्व में ठीक हुए मरीजों के प्लाज्मा का उपयोग कर उपचार की एक विधि है। यह कोरोना वायरस के खिलाफ रिकवर हुए मरीजों में विकसित एंटीबॉडी का उपयोग करने की एक विधि है और ऐसे व्यक्ति के रक्त से प्लाज्मा लेकर या जो लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं उनके प्लाज्मा को दूसरे मरीजों में ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से इंजेक्ट करके इलाज किया जाता है। वस्तुतः इस तकनीकी में एंटीबॉडी का इस्तेमाल होता है जो किसी भी व्यक्ति के बॉडी में किसी वायरस के खिलाफ बनता है। मरीज के शरीर में एंटीबॉडी के ट्रांसफर से मरीज की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तथा वह ठीक होने लगता है। यही होता है बेटा प्लाज्मा थेरेपी। कॉन्वलेसेंस प्लाज्मा थेरेपी क्या है? तो इस थेरेपी में रिकवर हुए मरीजों से रक्त प्लाज्मा का उपयोग गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज में किया जाता है, जिसकी मंजूरी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रदान की गई। क्वेश्चन आ जाए कि प्लाज्मा थेरेपी का कोरोना उपचार में उपयोग बताइए, तो आप बोलेंगे कि यह कोरोना वायरस के खिलाफ रिकवर हुए मरीज में विकसित एंटीबॉडी का उपयोग करने की एक विधि है। यह कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को पूर्व में ठीक हुए मरीजों के प्लाज्मा का उपयोग कर उपचार करने की एक विधि है और ऐसे व्यक्ति के रक्त से प्लाज्मा लेकर या जो लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं उनके प्लाज्मा को दूसरे मरीजों में ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से इंजेक्ट करके इलाज किया जाता है। वस्तुतः इस तकनीकी में एंटीबॉडी का इस्तेमाल होता है जो किसी भी व्यक्ति के बॉडी में किसी वायरस के खिलाफ बनता है। मरीज के शरीर में एंटीबॉडी के ट्रांसफर से मरीज के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तथा वह ठीक होने लगता है। कॉन्विसेंट्स प्लाज्मा थेरेपी क्या है? इस थेरेपी में रिकवर हुए मरीजों से रक्त प्लाज्मा का उपयोग गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज में किया जाता है, जिसकी मंजूरी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रदान की गई। ट्रांसमिशन क्या है?
ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? तो वह विधि जिससे बीमारी रोग फैलता है। कोविड-19 में यह श्वास संबंधी ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आने, हाथ मिलाने, खांसने, छींकने इत्यादि से फैलता है। इस महामारी ने जनता को मास्क पहनने व सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित किया। यह वह हथियार है जिन्हें वायरस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हाथ धोना तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करना वायरस को मारने में प्रभावी सिद्ध हुआ। तो वायरस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो न पहुंचे, मतलब वायरस का जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे स्वस्थ शरीर में न पहुंचे, इसको रोकने के लिए सारा उपाय किया गया। जो वो पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसी को ट्रांसमिशन कहा जाता है। ट्रांसमिशन कई प्रकार के हैं बेटा। एक कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है। इसका मतलब क्या होता है? यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञात संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना या वायरस से संक्रमित देश की यात्रा किए बिना ही इसका शिकार हो जाता है। जैसे ही संख्याओं में बढ़ोतरी होती है उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। इसी को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। सुपर स्प्रेडर क्या होता है? जब एक व्यक्ति या मरीज से कई लोग संक्रमित होते हैं तो उस मरीज को सुपर स्प्रेडर कहा जाता है। वर्तमान में कोविड-19 वायरस के समय ऐसे कई सुपर स्प्रेडर थे जिन्होंने ट्रांसमिशन में एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है? यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञात संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना या वायरस से संक्रमित देश की यात्रा किए बिना ही इसका शिकार हो जाता है। जैसे ही संख्याओं में बढ़ोतरी होती है उसे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। सुपर स्प्रेडर क्या है? जब एक व्यक्ति या मरीज से कई लोग संक्रमित होते हैं तो उस मरीज को सुपर स्प्रेडर कहा जाता है। वर्तमान कोविड-19 वायरस के समय ऐसे कई सुपर स्प्रेडर थे जिन्होंने ट्रांसमिशन में एक बड़ी भूमिका निभाई है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू में, कोरोना वायरस डिजिटल भारत हेतु एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर आया है। आप कैसे इसको स्पष्ट करेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर, वर्तमान सरकार के द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिक्रिया स्वरूप एक ऐसे ऐप आरोग्य सेतु को लॉन्च किया गया जिसके विकास से लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे तथा जोखिम का आकलन करने में मदद मिलेगी। यह लोगों को संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाने पर सतर्क करेगा। इसका उपयोग स्वयं का स्वास्थ्य आकलन हेतु भी लाभदायक है। समाज के विभिन्न वर्गों में लोगों के घरेलू बजट का लॉकडाउन पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। जैम ने सुरक्षा जाल की भूमिका निभाई तथा लाखों लोगों की मदद की जिन्हें तत्काल मौद्रिक सहायता की आवश्यकता थी तथा उन्हें सर्वव्यापी प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया। भारतीय राज्यों द्वारा कोविड-19 महामारी को तकनीकी प्रसार हेतु एक अवसर के रूप में प्रयोग किया गया, चाहे वो कोबोट यानी कोलैबोरेटिव रोबोट्स का झारखंड सरकार द्वारा उपयोग करना हो या बेंगलुरु की नगर निगम द्वारा ड्रोन्स का उपयोग कीटाणुनाशक छिड़काव, क्षेत्रों का निरीक्षण, कंटेनमेंट जोन का मॉनिटर करना तथा पब्लिक घोषणा हेतु किया गया था। तो आप इसमें बोल सकते हैं कि कोरोना वायरस डिजिटल भारत हेतु एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर आया था। वर्तमान सरकार के द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिक्रिया स्वरूप एक ऐप आरोग्य सेतु को लॉन्च किया गया जिसके विकास से लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे तथा जोखिम का आकलन करने में मदद मिलेगी। यह लोगों को संक्रमित व्यक्ति के नजदीक आने पर सतर्क करेगा। इसका उपयोग स्वयं का स्वास्थ्य आकलन हेतु भी लाभदायक है। समाज के विभिन्न वर्गों में लोगों के घरेलू बजट का लॉकडाउन पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। जैम ने सुरक्षा जाल की भूमिका निभाई तथा लाखों लोगों की मदद की जिन्हें तत्काल मौद्रिक सहायता की आवश्यकता थी तथा उन्हें सर्वव्यापी प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया। भारतीय राज्यों द्वारा कोविड-19 महामारी को तकनीकी प्रसार हेतु एक अवसर के रूप में प्रयोग किया गया, चाहे वो कोबोट का झारखंड सरकार द्वारा उपयोग करना हो या बेंगलुरु की नगर निगम द्वारा ड्रोन्स का उपयोग करना हो, जिसके द्वारा हम कीटनाशक छिड़काव, क्षेत्रों का निरीक्षण या कंटेनमेंट जोन का मॉनिटर कर रहे थे। ये सभी के सभी कहीं ना कहीं कोरोना वायरस डिजिटल भारत हेतु एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर आए थे। ये आपका उत्तर हो सकता है।
महामारी अधिनियम 1897 की कोरोना नियंत्रण में उपबंधिक भूमिका क्या है, इसके बारे में बताया जाए। तो महामारी अधिनियम 1897 की कोरोना नियंत्रण में उपबंधिक भूमिका की अगर चर्चा करनी हो तो आप बोलेंगे सर, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी महामारी को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए। इस अधिनियम में कुल मिलाकर 4 धाराएं हैं और संभवतः यह सबसे छोटा अधिनियम है। आप बोलेंगे कि सर, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी महामारी को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम में कुल मिलाकर 4 धाराएं हैं और संभवतः यह सबसे छोटा है। धारा 1, आप बोलेंगे कि पहली धारा जो है, इस अधिनियम का नाम महामारी अधिनियम 1897 है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होगा। धारा 2, महामारी को रोकने के लिए राज्य सरकार को विनियमन बनाने और विशेष उपाय करने की शक्ति है। धारा 2A, केंद्र सरकार की शक्तियां इसमें निहित हैं। और धारा 3, इस अधिनियम के तहत जारी किए गए सरकारी आदेश या विनियम का उल्लंघन करना अपराध की श्रेणी में होगा और इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सजा दी जाती है। तो 4 धाराएं हैं इस अधिनियम। पहली धारा, इस अधिनियम का नाम महामारी अधिनियम 1897 है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होगा। धारा 2, महामारी को रोकने के लिए राज्य सरकार को विनियम बनाने और विशेष उपाय करने की शक्ति। धारा 2A, केंद्र सरकार की शक्तियां। और धारा 3, इस अधिनियम के तहत जारी किए गए सरकारी आदेश या विनियम का उल्लंघन करना अपराध की श्रेणी में शामिल होगा और इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सजा दी जा सकती है। और धारा 4, अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम की मूल भावना का अनुसरण करते हुए किसी महामारी को रोकने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कदम नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि ये आपका उत्तर रहा धारा 4, अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम की मूल भावना का अनुसरण करते हुए किसी महामारी को रोकने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कदम नहीं उठाया जाएगा। तो ये आपके इस प्रश्न का पूरा उत्तर हो गया कि महामारी अधिनियम 1897 की कोरोना नियंत्रण में उपबंधिक भूमिका क्या है, अगर पूछा जा रहा है तो ये उत्तर आप देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना महामारी के नियंत्रण के संदर्भ में भारत द्वारा किए गए प्रयास लिखिए या प्रयास बताइए। यहां तो मान लीजिए मैंने ये लिख दिया गया, मतलब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए, तो आप इसका उत्तर देंगे कि 21 दिनों की राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 मार्च 2020 को की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3 मई 2020 तक किया गया। भारत में लॉकडाउन विस्तार की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 14 अप्रैल 2020 को किया गया। भारत में कोरोना वायरस महामारी संबंधी जानकारी जो है वह निम्नवत है। जैसे आप बोलेंगे कि सर, भारत में नोवेल कोरोना वायरस का पहला केस 30 जनवरी 2020 को केरल में पाया गया, जो कि वुहान विश्वविद्यालय से लौटी एक महिला छात्र थी। 2 और केस केरल में ही दर्ज किए गए। केरल राज्य सरकार द्वारा राज्य आपातकाल की घोषणा की गई। 3 मार्च 2020 को 2 नवीन केस दिल्ली तथा तेलंगाना में दर्ज किए गए। उसी तरीके से 15 मार्च 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सार्क समूह के नेता कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सामूहिक रणनीति बनाते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मंच पर आए। इस दौरान भारत ने स्वैच्छिक योगदान के जरिए कोविड-19 आपातकालीन फंड का प्रस्ताव रखा तथा इस फंड हेतु 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान भी दिया। 11 मार्च 2020 को भारत में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 को लागू कर दिया। सरकारी प्राधिकारियों के द्वारा वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु कई कदम उठाए गए, जो इस प्रकार है। जैसे 15 जनवरी तक कोई भी व्यक्ति जो चीन से लौटा है उसे स्वयं को क्वारंटाइन करना होगा। सरकार द्वारा चीन के लिए यात्रा हेतु गाइडलाइन जारी की गई तथा लोगों से वहां यात्रा न करने की अपील की गई।
चीनी यात्रियों के लिए ई वीजा सुविधा को ब्लॉक किया गया तथा पहले से प्रदान किए गए ई वीजा को भी निरस्त किया गया। चीन के साथ फिजिकल वीजा की ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए प्रस्तुत निवेदन करने को भी निरस्त किया गया। एयर इंडिया द्वारा वुहान में फंसे 670 भारतीय तथा मालदीव के 7 व्यक्तियों को भी वापस लाया गया। ज्यादातर भारतीय छात्र थे जो चीन में अध्ययन हेतु गए थे। रेस्क्यू किए गए व्यक्तियों का मेडिकल परीक्षण के पश्चात उन्हें क्वारंटीन किया गया। सरकार के द्वारा इटली, ईरान, फ्रांस, स्पेन, यूएसए तथा अन्य देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को भी वापस लाया गया। लगभग 2000 से ज्यादा नागरिकों को चीन सहित अन्य देशों से वापस लाया गया। वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर भारत में सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, समुद्री अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई। लोगों के द्वारा विदेश यात्राओं से संबंधित फॉर्म अनिवार्यतः भरे जाएंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। कोविड वैक्सीनेशन की बात की गई। 16 जनवरी 2021 से भारत में कोविड टीकाकरण प्रारंभ किया गया, जिसके पहले चरण में लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों एवं दूसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों तथा तीसरे चरण में 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। भारत में टीके का पहला डोज 2,70,79,484 लोगों को, दूसरा डोज 58,67,948 लोगों को लगाया जा चुका है। 16 मार्च 2021 को स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिकृत वेबसाइट के अनुसार ये सारा डाटा बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 16,55,867 लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जिसमें 12,85,799 लोगों को पहला डोज तथा 3,70,068 लोगों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जा रहा है, ये तो मैंने आपको एक बार बता दिया कि इस तरीके का इसमें आप उत्तर बताएंगे, तो इसको कैसे सॉर्ट करेंगे। कोरोना महामारी के नियंत्रण के संदर्भ में भारत द्वारा किए गए प्रयास, तो आप बोलेंगे कि सर कोरोना महामारी के नियंत्रण के संदर्भ में भारत द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए। सबसे पहले 21 दिनों की राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई। 21 दिनों की राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई। फिर इसको बढ़ाकर 3 मई 2020 तक किया गया। 24 मार्च 2020 को की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3 मई 2020 तक किया गया। भारत में लॉकडाउन विस्तार की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 अप्रैल 2020 को किया गया। अब देखिए ये इनका केस मिलता गया। सबसे पहला केस आपको केरल में मिला, केरल में और भी केसेस बढ़ते चले गए। इसके बाद यहाँ लॉकडाउन लगा दिया गया। फिर 15 मार्च 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सार्क समूह के नेता कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सामूहिक रणनीति बनाने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मंच पर आए और इस दौरान भारत ने स्वैच्छिक योगदान के जरिए कोविड-19 आपातकालीन फंड का प्रस्ताव रखा तथा इस फंड हेतु 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भी योगदान दिया गया। 11 मार्च 2020 को भारत कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 को लागू कर दिया। सरकारी प्राधिकारियों के द्वारा वायरस के प्रसार को रोकथाम हेतु कई कदम उठाए गए। 15 जनवरी तक कोई भी व्यक्ति जो चीन से लौटा उसे स्वयं को क्वारंटाइन करना होगा। सरकार द्वारा चीन की यात्रा हेतु गाइडलाइन जारी की गई तथा लोगों से वहां यात्रा न करने की अपील की गई। चीनी यात्रियों के लिए ई वीजा सुविधा को ब्लॉक किया गया तथा पहले से प्रदान किए गए ई वीजा को निरस्त किया गया। चीन के साथ फिजिकल वीजा की ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए निवेदन करने को भी निरस्त किया गया। एयर इंडिया द्वारा वुहान में फंसे 670 भारतीय तथा मालदीव के 7 व्यक्तियों को भी वापस लाया गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पर काबू पाया। इस तरीके से सरकार के द्वारा इटली, ईरान, फ्रांस, स्पेन, यूएसए अन्य देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया। 2000 से ज्यादा नागरिकों को चीन सहित अन्य देशों से वापस लाया गया। इस तरीके से हम लोगों ने लोगों को कोरोना संक्रमण में हम लोगों ने मदद की, मतलब भारत सरकार ने मदद की। कोविड वैक्सीनेशन कराया गया। कोविड वैक्सीनेशन 16 जनवरी 2021 से भारत में कोविड टीकाकरण प्रारंभ किया गया और चाहे वो ओल्ड एज के लोग हों, चाहे यंग हों, चाहे यंग और ओल्ड के बीच में हो, सभी लोगों को यह टीकाकरण कराया गया। बेटा डाटाज बोलने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है डाटाज की। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना नियंत्रण के संदर्भ में भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं।
बहुत सारी चुनौतियां थी, उनमें आप उत्तर दे सकते हैं। कोरोना नियंत्रण के संदर्भ में भारत की निम्नलिखित चुनौतियां थी, जैसे व्यापक जनसंख्या। जैसे व्यापक जनसंख्या का मतलब ये हो गया कि भारत जो है विश्व में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, और यही वजह है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के द्वारा कोविड-19 के प्रसार की संभावनाएं अधिक थी। दूसरा है साक्षरता दर। साक्षरता दर भी एक समस्या था। भारत में साक्षरता दर 74.4% है। यह मात्र औसत है, जो कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है। ज्यादातर लोग गरीब, कम साक्षर, निरक्षर, अनपढ़ लोगों की श्रेणी में आते हैं। ज्ञान व जागरूकता के अभाव में कोविड-19 जैसी घातक बीमारी की रोकथाम हेतु उपाय करने में कम सक्षम है। तो साक्षरता दर भी एक बहुत बड़ा कारण है। स्वच्छता का निम्न स्तर, सैनिटेशन और निसंक्रामक मलिनता हटाने वाला द्रव्य का प्रयोग इसमें शामिल है। स्वच्छता का निम्न स्तर है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य आधारभूत संरचना का अभाव है, ये कहा जा सकता है। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, ये भी कहा जा सकता है, जिसकी वजह से यह बीमारी फैल रही है। कानूनों को निष्पादित करने की क्षमता का निम्न होना, यह भी कहा जा सकता है। गरीबी एक कारण है जिसकी वजह से यह बीमारी फैल रही है। गरीबी भी एक कारण हो सकता है। अनौपचारिक श्रमिक व प्रवासी श्रमिक से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं। फर्जी खबरें जो हैं, फर्जी खबरें, अफवाहों के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी के प्रसार से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो ये सब जो है बेटा, ये कारण है। आर्थिक मंदी भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। कोविड-19 में लॉकडाउन लगाने से कई तरह के प्रतिबंधों का परिणाम स्वरूप आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जा रही थी। आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई, लोगों को नौकरियों से हटाया जाना बेरोजगारी बढ़ने का प्रमुख कारण बना। यह असंगठित क्षेत्रों में अधिक देखने को मिला। वित्तीय सहायता न मिल पाने कई सारे स्टार्टअप फेल हो गए। तो ये आप कह सकते हैं, इसमें इसका उत्तर है ये। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोरोना नियंत्रण के संदर्भ में भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, तो आप बोलेंगे कि सर कोरोना नियंत्रण के संदर्भ में भारत के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं। उनमें ये निम्नलिखित हैं, जैसे व्यापक जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, साक्षरता दर जो है भारत का कम है। स्वच्छता का स्तर जो है यहाँ निम्न है। आप कह सकते हैं स्वास्थ्य हेतु आधारभूत संरचना का अभाव है। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। इनके साथ साथ कानूनों को निष्पादित करने की क्षमता का निम्न होना, गरीबी भी एक कारण बनता है बेटा। इसके साथ साथ अनौपचारिक श्रमिक व प्रवासी श्रमिक से जुड़े मुद्दे हैं। अनौपचारिक श्रमिक और प्रवासी श्रमिक से जुड़े मुद्दे क्या है, ऐसा प्रश्न अगर पूछ लिया गया तो आप बोलेंगे कि भारत में एक बड़ी संख्या में अनौपचारिक श्रमिक जैसे सफाई कर्मी, दिहाड़ी श्रमिक इत्यादि उपलब्ध हैं, जिन्हें लॉकडाउन के समय बिना किसी सरकारी मदद व जन सहायता के गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कार्यस्थल में वापस अपने गांव नगर तक लौटना, दिहाड़ी तथा मजदूरी प्राप्त न होना, भूखे प्यासे भटकना इत्यादि गंभीर समस्याएं थी, जिसने कोविड-19 के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरों को कई गुना बढ़ा दिया था। तो यही अनौपचारिक श्रमिक और प्रवासी श्रमिक से जुड़े मुद्दे हैं बेटा। फर्जी खबरें हैं, ये आप कह सकते हैं। आर्थिक मंदी आप कह सकते हैं। आर्थिक मंदी भी एक कारण है जो प्रसार कोविड-19 के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ये इसका उत्तर आप बताएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की अगर आप बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर कोरोना वायरस से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा। मार्च 2020 में लगभग 16 बिलियन यूएस डॉलर की पूंजी, विदेशी पूंजी देश से बाहर चली गई, जो भारत के लिए एक सर्वकालिक रिकॉर्ड है। अप्रैल 2020 में भारत की बेरोजगारी दर 23.8% की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गई। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, मार्च 2020 में लगभग 16 बिलियन डॉलर की विदेशी पूंजी देश से बाहर चली गई, जो भारत के लिए एक सर्वकालिक रिकॉर्ड है। अप्रैल 2020 में भारत की बेरोजगारी दर 23.8% की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गई। अप्रैल माह में भारत का निर्यात 60% तक गिर गया। यह दुनिया में किसी भी उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में देखी गई सबसे बड़ी गिरावट थी। यह वास्तविक जोखिम की बात है कि इस वर्ष हमारा विकास वृद्धि कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाएगी, 1979-80 के रिकॉर्ड को तोड़कर।
वर्तमान स्थिति में आर्थिक मंदी के साथ साथ बेरोजगारी में बढ़ोतरी, इंडस्ट्रियल आउटपुट तथा लाभ का निम्नतर होना, यह सब कुछ निश्चित समय के लिए एक साथ संपन्न होने वाली घटनाएं थी, जिससे आर्थिक मंदी को मजबूती प्रदान की। घरेलू मांग का कम होना, सप्लाई चेन बाधित होना, आर्थिक बाजार की गतिविधियों का बाधित होना, उत्पादन में गिरावट होना, उद्योगों का बंद होना, नौकरी पेशा की संख्या में गिरावट इत्यादि कई घटनाओं का अनुभव लॉकडाउन के दौरान हुआ। वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में भारत की वृद्धि दर घटकर 3.1% रह गई। यह आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार यह आंकड़े बताए जा रहे हैं। भारत की बड़ी कंपनियां जैसे L&T, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर्स ने कुछ समय के लिए उत्पादन बंद कर दिया। फंडिंग न होने से नए स्टार्टअप्स पर दुष्प्रभाव पड़ना इत्यादि गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई। भारत में शेयर बाजारों ने 23 मार्च 2020 को इतिहास में अपनी सबसे खराब गिरावट दर्ज की। तेजी से आगे बढ़ने वाली उपभोक्ता वस्तुओं की कंपनियों ने परिचालन में काफी कटौती कर दी थी तथा केवल आवश्यक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। ISSF वर्ल्ड कप 2020 15 मार्च से दिल्ली में आयोजित होने वाला था, जिसे रद्द कर दिया गया था। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन 24 से 29 मार्च 2020 को दिल्ली में होने वाला था, जिसे 12 अप्रैल तक निलंबित किया गया। 13 मार्च को BCCI द्वारा IPL 2020 का आयोजन को रद्द कर दिया गया। टूरिज्म उद्योग पर प्रभाव पड़ा। टूरिज्म उद्योग पर कैसे प्रभाव पड़ा? महामारी के कारण ट्रेवल व टूरिज्म उद्योग को काफी दुष्प्रभाव झेलना पड़ा। अधिकांश विकसित देशों के नागरिक यात्रा हेतु भारत आते हैं। कोरोना के चलते पर्यटन पर रोक लग गई, जिससे टूरिज्म क्षेत्र को इसका काफी नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ा। निम्न मांग का होना, मेटल्स, धातुएं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तेल कंपनियां इत्यादि की कमोडिटी की गिरती मांग का प्रभाव कमोडिटी के मूल्यों पर भी पड़ा। मुद्रास्फीति, स्फीतिकारी दबाव का बढ़ना, सप्लाई चेन का बाधित होना इत्यादि अनिश्चितताओं का प्रभाव भारतीय बाजार पर मंदी तथा वस्तुओं के दामों में वृद्धि के साथ दिखाई दिया। तो ये बेटा आप कह सकते हैं इसका कोरोना वायरस से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर आपको बोले तो आप बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मार्च 2020 में लगभग 16 बिलियन डॉलर की विदेशी पूंजी देश से बाहर चली गई, जो भारत के लिए एक सर्वकालिक रिकॉर्ड है। भारत की बेरोजगारी दर 23.8% की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गई और भारत का निर्यात 60% तक गिर गया। यह दुनिया में किसी भी उभरती बाजार और अर्थव्यवस्था में देखी गई सबसे बड़ी गिरावट थी। तो यह वास्तविक जोखिम की बात है कि इस वर्ष हमारा विकास कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाएगी, 1979 और 80 के रिकॉर्ड को तोड़कर। वर्तमान स्थिति में आर्थिक मंदी के साथ साथ बेरोजगारी में बढ़ोतरी, इंडस्ट्रियल आउटपुट तथा लाभ का निम्नतर होना इत्यादि, यह सब कुछ निश्चित समय के लिए एक साथ संपन्न होने वाली घटनाएं थी, जिसने आर्थिक मंदी को मजबूती प्रदान की। घरेलू मांग का कम होना, सप्लाई चेन बाधित होना, आर्थिक बाजार की गतिविधियों का बाधित होना, उत्पादन में गिरावट होना, उद्योगों का बंद होना, नौकरी पेशा की संख्या में गिरावट इत्यादि कई घटनाओं का अनुभव लॉकडाउन के दौरान हुआ। अगर हम बात करें तो वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में भारत की वृद्धि दर घटकर 3.1% रह गई। यह आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार है और बहुत सारी कंपनियां चाहे L&T हो, अल्ट्राटेक सीमेंट हो, टाटा मोटर्स हो, इन लोगों ने कुछ समय के लिए अपना उत्पादन भी बंद कर दिया। फंडिंग न होने से नए स्टार्टअप्स पर इसका प्रभाव पड़ा। शेयर बाजारों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। जो तेजी से आगे बढ़ने वाली उपभोक्ता वस्तुओं की कंपनियों ने परिचालन में काफी कटौती कर दी थी, केवल आवश्यक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। बहुत सारे खेल जो हमारे देश में होने वाले थे वो बंद हो गए। जैसे BCCI द्वारा IPL 2020 का आयोजन करना था 13 मार्च को, उसको रद्द कर दिया गया। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। टूरिज्म उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। न बाहर के लोग आ रहे थे, न यहीं के लोग कहीं बाहर तो घूम पा रहे थे। इस तरीके से महामारी के कारण ट्रेवल और टूरिज्म उद्योग काफी दुष्प्रभाव झेलना पड़ा इसको। निम्न मांग का होना, धातुएं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तेल कंपनियां इत्यादि
जो तकनीकी कमोडिटी की गिरती मांग का प्रभाव कमोडिटी के मूल्यों पर पड़ा, यानी निम्न मांग रहा, कुछ लोग खरीदने जा ही नहीं रहे थे। स्फीतिकारी दबाव का बढ़ना, सप्लाई चेन का बाधित होना, यह सब अनिश्चितताओं का प्रभाव भारतीय बाजार पर मंदी तथा वस्तुओं के दामों में वृद्धि के साथ दिखाई दिया। तो इस प्रकार से बेटा अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कोरोना वायरस, अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस का भारत की सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, बताइए। तो कोरोना वायरस का भारत की सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, अगर इसको पूछा जाए तो बहुत सारे प्रभाव देखने को मिले। जैसे मान लीजिए कि लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को इसके घातक प्रभाव झेलने पड़े। लॉकडाउन के दौरान पुरुषों को घर में रहने से घरेलू हिंसा की दर में वृद्धि हुई है। आवश्यक वस्तुओं के प्रतिबंध से घरेलू हिंसा का जोखिम बढ़ा है। और साथ ही साथ जोखिम में महिलाओं के लिए सहायता सेवा में कटौती तथा बंद का सामान भी एक मूल समस्या के रूप में उभरा। महिला अधिकारों व स्वतंत्रता का हनन होना कोविड के दौरान घरेलू हिंसा के रूप में उभरा। गहन आर्थिक गिरावट, आवश्यक वस्तुओं का महंगा होना आदि ने महिलाओं के बजट को प्रभावित किया। तो इस तरीके से महिलाओं को प्रभावित किया। प्रवासी श्रमिक व मजदूर, जो लॉकडाउन के समय जो दिहाड़ी मजदूर थे, शहरी गरीबी और प्रवासी श्रमिक जो काम करते थे, उनका सारा काम बंद हो गया और वो एक तरह से बेरोजगार हो गए, वो आर्थिक तंगी से जूझने लगे। तो सार्वजनिक यातायात सुविधा भी नहीं मिला, जिससे वो मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल ही पलायन करना पड़ा। धर्म संस्थानों पर प्रभाव पड़ा इसका। ये संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए सभी मंदिरों, धार्मिक स्थलों, संस्थाओं द्वारा मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि मंदिरों में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ रोजाना उमड़ती थी। कई ईसाई चर्चों द्वारा व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया तथा लाइव स्ट्रीमिंग और रेडियो टेलीविजन के माध्यम से अपने मंडलियों के लिए पूजा की पेशकश की गई। इस तरीके से धर्म स्थानों पर भी जो संस्थान थे वहां भी प्रभाव पड़ा। कोविड-19 का शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बीटेन और ब्रोकन इंफॉर्मेशन एंड कोविड के अनुसार यह कहा गया कि इस पीढ़ी के छात्रों की उत्पादकता पर स्कूल बंद होने का प्रभाव आजीवन देखने को मिलेगा। शिक्षा पर कोविड-19 का प्रभाव क्रूर रहा है तथा इसके नतीजों को आगामी भविष्य में भी देखा जाएगा। लगभग 10 महीनों तक स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे कुछ तथ्यों को भूल सकते हैं और साथ ही उनके सीखने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। तो इस प्रकार से कोविड-19 का शिक्षा पर प्रभाव देखने को मिला। इनके अलावा स्वास्थ्य पर भी प्रभाव देखने को मिला। निम्न शारीरिक गतिविधियां, स्नैक्स व जंक फूड लोग ज्यादा खा रहे थे, कैलोरी वाला भोजन ज्यादा कर रहे थे, जिससे क्या है कि उनके शारीरिक संरचना में बदलाव देखने को मिला। मोटापा, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज इत्यादि लॉकडाउन के घातक दुष्प्रभाव देखने को मिले थे। स्वास्थ्य भी दुष्प्रभावित हुआ था। तो एक्सपर्ट ग्रुप के अवलोकन अध्ययन के अनुसार लॉकडाउन के दौरान कार्बोहाइड्रेट सेवन और स्नैक्स खपत की दर बढ़कर 21% से 23%, व्यायाम अवधि दर घटकर 42%, वेट गेन या ओबेसिटी रेट 19% टाइप 2 डायबिटीज के साथ हो गई। इसका प्रभाव भविष्य में मोटापा, हृदयाघात आदि खतरों के रूप में देखने को मिल सकता है। मनोरंजन पर इसका प्रभाव पड़ा। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 27 मार्च को आयोजित होना था, जिन्हें रद्द कर दिया गया। सभी राज्य सरकारों द्वारा सिनेमा हॉलों को बंद कर दिया गया। फिल्मी निकायों द्वारा 31 मार्च तक मूवी, टीवी शोज, धारावाहिक व वेब सीरीज के प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया गया। वहीं रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक धारावाहिकों को पुनः प्रसारित किया गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर पूछा जा रहा है कि भारत के सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप बता सकते हैं स्त्रियों के प्रभाव पर चर्चा कर सकते हैं कि उनके लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को इसके घातक प्रभाव झेलने पड़े और लॉकडाउन के दौरान पुरुषों के घर में रहने से घरेलू हिंसा की दर में वृद्धि हुई और जोखिम में महिलाओं के लिए सहायता सेवा में कटौती तथा बंद का सामान भी एक मूल समस्या के रूप में उभरा। महिला अधिकारों व स्वतंत्रता का हनन कोविड के दौरान घरेलू हिंसा के रूप में उभरा और गहन आर्थिक गिरावट, आवश्यक वस्तुओं का महंगा होना आदि ने महिलाओं के बजट को प्रभावित किया। उसी तरीके से प्रवासी और श्रमिक मजदूर पर भी प्रभाव पड़ा। लॉकडाउन के समय दिहाड़ी मजदूरों, शहरी, गरीब और प्रवासी श्रमिकों को अपने कार्यस्थली से बिना किसी सहायता के अपने शहर, गांव तक लौटना पड़ा तथा उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ा। ऐसे समय में सार्वजनिक यातायात सुविधा का अवरुद्ध होना मजदूरों के लिए एक दर्दनाक सिद्ध हुआ। धर्म संस्थानों पर प्रभाव पड़ा। संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखते हुए सभी मंदिरों, धार्मिक स्थलों, संस्थाओं द्वारा मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि मंदिरों में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ रोजाना उमड़ती है।
कई ईसाई चर्चों द्वारा व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया तथा लाइव स्ट्रीमिंग रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से अपने मंडलियों के लिए पूजा की पेशकश की। कोविड 19 का शिक्षा पर प्रभाव पड़ा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बीटेन और ब्रोकन इनफॉर्मेलिटी एंड कोविड के अनुसार इस पीढ़ी के छात्रों की उत्पादकता पर स्कूल बंद होने का प्रभाव आजीवन देखने को मिलेगा। शिक्षा पर कोविड 19 का प्रभाव क्रूर रहा है तथा इसके नतीजों को आगामी भविष्य में देखा जाएगा। लगभग 10 महीनों तक स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे कुछ तथ्यों को भूल सकते हैं और साथ ही उसे सीखने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ा। निम्न शारीरिक गतिविधियां, स्नैक्स व जंक फूड में वृद्धि, कैलोरी वाले भोजन की अधिक खपत होना इत्यादि लॉकडाउन के दौरान वेट गेन की समस्या का प्रमुख कारण है। ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज इत्यादि लॉकडाउन के घातक दुष्प्रभाव हैं। एक्सपर्ट ग्रुप के अवलोकन अध्ययन के अनुसार लॉकडाउन के दौरान कार्बोहाइड्रेट सेवन व स्नैक्स खपत की दर बढ़कर क्रमशः 21% व 23%, व्यायाम अवधि दर घटकर 42%, वेट गेन या ओबेसिटी रेट 19%, टाइप 2 डायबिटीज के साथ हो गई। इसका प्रभाव भविष्य में मोटापा, हृदयाघात इत्यादि खतरों के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो इसका उत्तर बेटा आप इनमें से आप जो मैंने बोला आप लिख दीजिएगा, सॉरी बोल दीजिएगा साक्षात्कार में अगर पूछा जा रहा है तो। मनोरंजन पर इसका प्रभाव पड़ा था, आपको ये भी मैंने बता दिया, मनोरंजन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो भारत में कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा एक क्रमबद्ध नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन किया गया, जो आप बताएंगे कि निम्नवत है। जैसे लॉकडाउन और क्वारंटीन। 11 मार्च को WHO की घोषणा के पश्चात भारत ने बिना किसी समय गंवाए पहले कदम के रूप में क्वारंटीन की घोषणा की। 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 21 दिन का लॉकडाउन संपूर्ण राष्ट्र हेतु घोषित किया गया। बाद में इसका विस्तार 3 मई तक किया गया। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के प्रावधानों को लागू करने का आदेश दिया था। साथ ही इस हेतु आवश्यकता पड़ने पर सलाहकारी निकायों की स्थापना का सुझाव भी दिया गया। दूसरा, जिलों का विभाजन। कोरोना संकट के प्रबंधन की दृष्टि से राष्ट्र के सभी जिले निम्नतः विभाजित होंगे, जो इस प्रकार हैं। हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, ऑरेंज जोन डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में विभाजित किए जाएंगे। आर्थिक उपाय किया गया। राष्ट्र में आर्थिक मंदी के प्रकोप से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई। आरबीआई द्वारा हस्तक्षेप करते हुए मुख्य नीतिगत दरों में कमी, वर्किंग कैपिटल सुविधाओं पर ब्याज दर का ह्रास और टर्म लोन का अधिस्थगन इत्यादि कार्य किए गए। पीएम केयर्स फंड, आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता तथा राहत फंड को सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। तकनीकी संबंधी सुधार हुए। आरोग्य सेतु ऐप, यह मोबाइल ऐप नागरिकों को संक्रमण के जोखिम से सजग बनाए रखने तथा स्वयं स्वास्थ्य परीक्षण करने हेतु 12 भाषाओं में डिजाइन किया गया, जिसे लगभग 15 करोड़ व्यक्तियों द्वारा डाउनलोड किया गया है। लाइव केस ट्रैकिंग, केस मैनेजमेंट, कंटेनमेंट प्लान का क्रियान्वयन करना इत्यादि तकनीकी सुधार के अंतर्गत सम्मिलित है। सकारात्मक संक्रमित केस की जीआईएस मैपिंग, सक्रिय व्यवधान क्षेत्रों की पहचान करना, भविष्य के लिए डाटा विश्लेषण करना, कंटेनमेंट प्लान का कार्यान्वयन करना तकनीकी रूप से सफल हो पाया है। संकट को काटो भारत हैक एंड क्राइसिस इंडिया एक ऑनलाइन हैकेथॉन कोविड-19 पर काबू पाने के लिए सुझाव हेतु से लाया गया। कृषि क्षेत्र में कृषि सुधारों के अंतर्गत कृषक अपनी फसलों को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, जहां वह इसे बेचना चाहते हैं, जबकि जो आपूर्ति श्रेणी का हिस्सा है वह भंडारण हेतु बिना किसी जमाखोरी के डर के निवेश कर सके। भारत के पास संपूर्ण दुनिया में द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक खेती योग्य भूमि उपलब्ध है। वास्तव में कृषि व संबद्ध गतिविधियां एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो उभर कर सामने आया तथा जीडीपी की स्थिर कीमतों पर भी 3.5% रहा। ग्रामीण आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है। त्वरित सुधारों के साथ साथ केंद्र व राज्य सरकारों को सामंजस्य बनाए हुए स्थानीय लघु क्लस्टर्स को और अधिक विश्वसनीय उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार प्रदान कर विकसित किया जा सकता है।
बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर प्रवास को रोकने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ही आय के नए स्रोत को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। श्रम कानून, मजदूरों का प्रवास लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकारों के समक्ष एक गंभीर समस्या बनकर उभरी। वर्तमान में स्थानीय रोजगार प्रदान करने हेतु सभी राज्यों की तैयारियों को परखने के लिए रखा गया है। इस चुनौती के आगमन से कई राज्यों की सरकारों के द्वारा विस्तृत व्यवस्था की घोषणा की गई। केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट में रोजगार अवसरों को सृजित करने हेतु लौटने वाले प्रवासियों के नाम तथा उनके कौशल स्तर को रजिस्टर किया गया है। यह स्पष्ट है कि रोजगार के अवसरों की पहचान कर जमीनी स्तर पर कार्य क्षमता का निर्माण करना, कौशल आवश्यकताओं की आशंकाओं को जिला स्तर पर एक परिणाम केंद्रित कौशल प्रशिक्षण प्रणाली को निर्मित कर पूरा करने के लिए उपाय किया गया है। आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। सेल्फ रिलायंस का मुख्य विचार यह है कि भारत को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होते हुए अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करना चाहिए। इसे बिना किसी पछतावे के राष्ट्रीय हितों की ओर अग्रसर होना चाहिए। जैसे भारत सरकार द्वारा रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की संधि शर्तों से बाहर आने का निर्णय लेना राष्ट्रीय हित में था। आत्मनिर्भरता भारत पोस्ट कोविड ढांचे के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत की पहल पर जोर दिया गया। यह स्वयं पर विश्वास रखने तथा आत्मनिर्भरता पर जोर देने के विचार को परिलक्षित करता है। यह विचार वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सहभागिता पर जोर देने के साथ साथ एफडीआई को भारी रूप में प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह एक इनवर्ड लुकिंग रिट्रीट में शामिल नहीं है। इसका उद्देश्य भारत को विश्व का विनिर्माण केंद्र बनाना है। आत्मनिर्भर भारत में डीबीटी, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा में ग्रामीण रोजगार, एमएसएमईज के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि शामिल है। यह विचारधारा संरचनात्मक सुधार 4L पर केंद्रित है: लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज। भारत को 5 स्तंभों पर खड़ा होना चाहिए: अर्थव्यवस्था और संरचना, 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था व तंत्र, मांग व वाइब्रेंट डेमोग्राफी। इन 5 स्तंभों पर भारत को खड़ा होना चाहिए। तो ये इसका आप उत्तर दे सकते हैं। ये जो है भारत में कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो लॉकडाउन और क्वारंटाइन भारत ने किया और भारत ने एपिडेमिक जो केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के प्रावधानों को लागू करने का आदेश दिया था। साथ ही इस हेतु आवश्यकता पड़ने पर सलाहकारी निकायों की स्थापना का सुझाव भी दिया गया। जिलों का विभाजन किया गया, हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, ऑरेंज जोन डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था संक्रमण के आधार पर। आर्थिक उपाय किए गए। राष्ट्र में आर्थिक मंदी के प्रकोप से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1.7 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की गई। आरबीआई द्वारा हस्तक्षेप करते हुए मुख्य नीतिगत दरों में कमी, वर्किंग कैपिटल सुविधाओं पर ब्याज दर का ह्रास और टर्म लोन का अधिस्थगन इत्यादि कार्य किए गए। पीएम केयर्स फंड के द्वारा लोगों को सुविधाएं प्रदान की गई। तकनीकी संबंधी सुधार हो गया। आरोग्य सेतु ऐप आया, लोगों को जानकारी हो गई कितनी दूरी पर संक्रमण है, लोग उसको ट्रेस कर लेते थे और उसके हिसाब से अपने आप का बचाव करते थे। लाइव केस ट्रैकिंग, केस मैनेजमेंट, कंटेनमेंट प्लान का क्रियान्वयन करना, ये सब भी तकनीकी सुधार के अंतर्गत आता है। जीआईएस मैपिंग, सक्रिय व्यवधान क्षेत्रों की पहचान करना, भविष्य के लिए डाटा विश्लेषण करना, कंटेनमेंट प्लान का कार्यान्वयन करना तकनीकी रूप से सफल हो पाया। संकट को काटो भारत, ये कोविड-19 पर काबू पाने के लिए ये लाया गया था। कृषि क्षेत्र में सुधार किया गया कि कृषकों को अपनी फसल जब जहां बेचनी हो वहां बेच सकता है, जिस रूप में बेचनी हो वहां उस रूप में बेच सकता है। इस प्रकार की सुविधा कृषि के क्षेत्र में लोगों को दी गई। साथ ही साथ जो मजदूर और क्या कहते हैं श्रमिक थे, उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुविधा मुहैया कराई गई और उन्हें अनाज की सुविधा मुहैया कराई गई। ये इस तरीके से भारत सरकार ने लोगों की मदद की। आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया, यानी जो वो अपना कार्य खुद कर सकते हैं, क्या तैयार कर सकते हैं, उसको आप बढ़ाने की बात किया गया कि लोग आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़े, अपना स्किल डेवलपमेंट बढ़े, लोग खुद से मटेरियल तैयार करें, बेचें मार्केट में, फिर उससे
जो अर्न हो अपना भरण पोषण करे, तो आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। साथ ही साथ भारत को 5 स्तंभों पर खड़ा होना चाहिए, अर्थव्यवस्था के स्तंभ पर और संरचना के स्तंभ पर 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था व तंत्र पर, मांग पर, वाइब्रेंट डेमोग्राफी में, इस प्रकार से भारत को 5 स्तंभों पर खड़ा होना चाहिए। तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा तो इस तरीके से आप इसका उत्तर देंगे। कोरोना नियंत्रण हेतु, अगर मान लीजिए अगला प्रश्न पूछ ले कि कोरोना नियंत्रण हेतु बनाई गई विभिन्न वैक्सीनों का वर्णन कीजिए, तो कोरोना नियंत्रण हेतु बहुत सारी वैक्सीन बनाई गई थी। तो आप बोलेंगे कि सर कोविड-19 से बचाव के लिए बहुत सारे वैक्सीन बनाए गए, जैसे कोवैक्सीन का निर्माण किया गया बता देंगे आप, कोविशील्ड का निर्माण किया गया बताएंगे, जाइकोव डी का निर्माण किया गया बताएंगे, स्पुतनिक 5 का निर्माण किया गया। अब अगर मान लीजिए कि अब ये आपने नाम बता दिया, अब आपसे पूछ लिया कि कोवैक्सीन क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर भारत में ही निर्मित विकसित भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन है ये, भारत बायोटेक द्वारा आईसीएमआर के सहयोग से विकसित किया गया। इसे ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया से आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग का अनुमोदन इसे प्राप्त हुआ था। फिर पूछ ले कि कोविशील्ड क्या है, तो आप बोलेंगे कि कोविशील्ड को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनिका तथा भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से इसे बनाया गया। कोविशील्ड की आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधात्मक उपयोग की अनुमति प्राप्त है। 11 मिलियन डोज को खरीदने के सौदे पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किया था। फिर पूछ ले कि जाइकोव डी क्या है, इस वैक्सीन का विकास फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला के द्वारा किया गया। यह भारत की तीसरी वैक्सीन है जिसे फेज ट्रायल 3 का अनुमोदन डीसीजीआई द्वारा प्राप्त हो गया। भारत की पहली डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन है ये जाइकोव डी, जो है भारत की पहली डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन है बेटा। उसी तरीके से पूछ ले स्पुतनिक 5 क्या है, तो ये भी कोविड-19 के खिलाफ रजिस्टर्ड पहली वैक्सीन है जो मानव एडिनोवायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसे रूस की गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया और रूस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, रूस सोवरिंग वेल्थ फंड द्वारा इस वैक्सीन के विकास तथा प्रमोशन पर निवेश किया गया है। भारत में इसे डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ करार किया है। वर्तमान में फेज 2 के ट्रायल अभी इस पर चल रहे हैं। तो ये आपके वैक्सीन पर मैंने आपसे बात की। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया कि कोरोना महामारी के संदर्भ में वैश्विक पटल पर क्या प्रत्यक्ष प्रभाव दिखे, इसके बारे में बताएं, तो कोरोना महामारी के संदर्भ में वैश्विक पटल पर बहुत सारे प्रभाव देखने को मिले। विश्व आर्थिक समुदाय ने कोविड-19 के शमन हेतु कोविड-19 एक्शन प्लेटफॉर्म जारी किया। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। प्रिंस चार्ल्स कोविड-19 से संक्रमित ब्रिटिश राज परिवार के पहले व्यक्ति हैं। 26 मार्च 2020 को G20 सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब के नेतृत्व में किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान इस सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुआ, इसलिए इस सम्मेलन को G20 वर्चुअल समिट का नाम दिया गया। इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएन फाउंडेशन और अन्य सहयोगियों ने मिलकर अपनी तरह का पहला कोविड-19 सॉलिडरिटी रिस्पांस फंड जारी किया और यह फंड विस्तृत क्षेत्र से दाताओं से अनुदान प्राप्त करके कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष को जारी रखने में विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य सहयोगियों की मदद करेगा। मई 2020 में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने सारे संबंध समाप्त करने की घोषणा की। इससे पहले अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को वार्षिक दी जाने वाली आर्थिक मदद को रोकने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को विश्व के विभिन्न देशों में प्राप्त होने वाले कुल आर्थिक मदद का करीब 15% अकेले अमेरिका से प्राप्त होता है। अमेरिका का आरोप है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी को विश्व भर में फैलने से रोकने में विश्व स्वास्थ्य संगठन असफल रहा है। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया। यह खेल 24 जुलाई 2020 को जापान के टोक्यो में आयोजित होने वाला था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर ये देंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि कोरोना महामारी के संदर्भ में वैश्विक पटल पर क्या प्रत्यक्ष प्रभाव दिखा, तो मैं पढ़ दे रहा हूं, इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद रहेंगी, तो आप उसको बोल दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब है क्या।
तो कोरोना महामारी के संदर्भ में वैश्विक पटल पर क्या प्रत्यक्ष प्रभाव दिखा, तो आप बोलेंगे कि विश्व आर्थिक समुदाय ने कोविड-19 के शमन हेतु कोविड-19 एक्शन प्लेटफॉर्म जारी किया। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे। प्रिंस चार्ल्स कोविड-19 से संक्रमित ब्रिटिश राज परिवार के पहले व्यक्ति हैं। 26 मार्च 2020 को G20 सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब के नेतृत्व में किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान इस सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुआ, इसलिए इस सम्मेलन को G20 वर्चुअल समिट का नाम दिया गया। इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएन फाउंडेशन और अन्य सहयोगियों ने मिलकर अपनी तरह का पहला कोविड-19 सॉलिडरिटी रिस्पांस फंड जारी किया। यह फंड विस्तृत क्षेत्र से दाताओं से अनुदान प्राप्त करके कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष को जारी रखने में विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य सहयोगियों की मदद करेगा। मई 2020 में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने सारे संबंध समाप्त करने की घोषणा की। इससे पहले अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को वार्षिक दी जाने वाली आर्थिक मदद को रोकने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को विश्व के विभिन्न देशों में प्राप्त होने वाली कुल आर्थिक मदद का करीब 15% अकेले अमेरिका से प्राप्त होता है। अमेरिका का आरोप है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी को विश्व भर में फैलने से रोकने में विश्व स्वास्थ्य संगठन असफल रहा। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया। यह खेल 24 जुलाई 2020 को जापान के टोक्यो में आयोजित होने वाला था। तो ये आप प्रभाव देख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से आप दे सकते हैं। कोरोना वायरस प्रकृति के लिए प्राणदायक साबित हुआ, स्पष्ट कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कोरोना वायरस प्रकृति के लिए प्राणदायक साबित हुआ, तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे? आप बोलेंगे कि सर कोविड-19 दुनिया के लिए एक बड़ी त्रासदी बनकर आया और इसने बेशुमार लोगों को निगल लिया है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच एक बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि लॉकडाउन प्रकृति के घावों पर मरहम लगाने में काफी कामयाब साबित हुआ। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनकी पर्यावरण को सुधारने में एक बड़ी भूमिका रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 21 मार्च के 54 शहरों में अच्छी और संतोषजनक एवं 9 शहरों में खराब वायु गुणवत्ता इंडेक्स की तुलना में 29 मार्च को भारत की कुल 91 शहरों में वायु गुणवत्ता अच्छी एवं संतोषजनक पाई गई। इस दिन की किसी भी शहर की हवा खराब नहीं मिली, परंतु कानपुर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, कल्याण, सिंगरौली, गुवाहाटी जैसे कई शहरों में 25 से 28 मार्च के आंकड़ों के अनुसार स्थानीय कारणों से PM 2.5 का स्तर खराब रहा। दिल्ली में इस वर्ष 25 मार्च से 1 अप्रैल के बीच लॉकडाउन के पहले सप्ताह में PM 2.5 मात्र 16 से 42 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर मापा गया, जो 2019 में 17 से 187 और 2018 में 72 से 171 तथा 2016 में 49 से 116 माइक्रोग्राम क्यूबिक की तुलना में काफी कम है। तो ये मैं डाटा बोल दे रहा हूं, यहां से आपको अगर जो भी याद रहेगा बोल दीजिएगा, अन्यथा जरूरी नहीं है डाटा आज पे आप चर्चा करें। 6 वर्ष पहले इसी दिन के आंकड़ों से तुलना करें तो वायु के अपेक्षाकृत बड़े प्रदूषण कार्य धूल कणिकाओं PM 10 की मात्रा में 44% की कमी पाई गई। अधिक खतरनाक माने जाने वाले सूक्ष्म वायुओं का निकाय PM 2.5 की मात्रा में हालांकि 8% की ही कमी अंकित की गई। इसका कारण इसमें नीचे आकर किसी सतह पर स्थित होने में लगने वाला समय माना जा सकता है। प्रदूषण स्तर कम हो गया। कोरोना वायरस महामारी के चलते एक साथ देश और दुनिया में लॉकडाउन लगाया गया। इससे न केवल उद्योग धंधे, कल कारखाने बंद हो गए, बल्कि लोगों को गाड़ी चलाने पर भी रोक लग गई। इससे प्रदूषण स्तर बहुत कम हो गया। सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो और तस्वीरें शेयर की गई जिसमें हिमालय को उत्तर भारत के राज्यों से देखा गया है। नदियों का पानी स्वच्छ हो गया, चूंकि कहीं भी पानी पर तैरती नावें नहीं थी, चाहे वे मछली पकड़ने की हो या सैर सपाटे। ऐसे में नदियों का पानी साफ हो गया। वेनिस जैसी क्षेत्रों में पानी इतना साफ हो गया कि मछलियों को साफ देखा जा सकता है।
और पानी प्रवाह भी पहले से बेहतर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंसान की आवाजाही कम होने के कारण अब समुद्र को मौका मिल रहा है। कम कूड़े का मतलब भी नदी के सिस्टम के लिए सुधार है। यह हालत लॉन्ग टर्म में पर्यावरण के लिए शुभ है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरी दुनिया में लोग घरों में बंद हैं। इसका धरती पर यह सकारात्मक असर पड़ा है। अस्थायी रूप से सही पूरी दुनिया की हवा शुद्ध हो गई है। तो ये बेटा आप इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप दे सकते हैं। कोरोना वायरस प्रकृति के लिए प्राणदायक साबित हुआ है। अगर पूछा जाए कि आप इसको अपने विचार स्पष्ट करें तो आप बोलेंगे सर कोविड-19 दुनिया के लिए एक बड़ी त्रासदी बनकर आया है और इसने बेशुमार लोगों को निगल लिया है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच एक बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि लॉकडाउन प्रकृति के घावों पर मरहम लगाने में काफी कामयाब साबित हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनकी पर्यावरण को सुधारने में एक बड़ी भूमिका रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 21 मार्च के 54 शहरों में अच्छी और संतोषजनक एवं 9 शहरों में खराब वायु गुणवत्ता इंडेक्स की तुलना में 29 मार्च को भारत की कुल 91 शहरों में वायु गुणवत्ता अच्छी एवं संतोषजनक पाई गई। इस दिन किसी भी शहर की हवा खराब नहीं मिली, परंतु कानपुर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर कुछ जगहों की हवा खराब मिली थी। आंकड़े हैं, याद रहेगा तो बोलिएगा, नहीं तो अन्यथा इसको स्किप कर जाइएगा। इन्हीं कारणों से क्या हुआ कि पूरा का पूरा पर्यावरण बड़ा साफ सुथरा दिखाई दिया। प्रदूषण का स्तर कम हो गया, उद्योग धंधे चल नहीं रहे थे, कल कारखाने बंद थे, गाड़ी चल नहीं रही थी। इससे क्या है कि बहुत सारा जो हमारा पर्यावरण जो है दूषित नहीं हुआ, वो बचा रहा। नदियों में पानी स्वच्छ रहा, नाव चल नहीं रहा था, अपशिष्ट का प्रवाह नहीं हुआ, मछलियां साफ दिखाई दे रही थी। इस तरीके से पर्यावरण जो था साफ सुथरा हो गया। तो कहा जा सकता है कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरी दुनिया में लोग घरों में बंद हैं। इसका धरती पर यह सकारात्मक असर पड़ा है। अस्थायी रूप से सही पूरी दुनिया की हवा शुद्ध तो हो गई, ये बात कहा जा सकता है। अब ये मैं आपको डेल्टा वेरिएंट एक आजकल बड़ा नया चल रहा है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि सर डेल्टा वेरिएंट क्या है, इस पर आप चर्चा करें, तो आपको बोलना होगा कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाया गया था। इसे B.1.617.2 के वैज्ञानिक नाम से भी जाना जाता है। B.1.617.2 के वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया भर में कोरोना का सबसे अधिक संक्रामक वेरिएंट माना जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 100 देशों में डेल्टा संस्करण का पता चला है। तो ये डेल्टा वेरिएंट है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाया गया था। इसे B.1.617.2 के वैज्ञानिक नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया भर में कोरोना का सबसे अधिक संक्रामक वेरिएंट माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 100 देशों में डेल्टा संस्करण का पता चला है। डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये क्या है पूछ ले तो भारत में दूसरी कोविड लहर के बाद सरकार ने एक और घातक वेरिएंट की उपस्थिति की घोषणा की, जिसे डेल्टा प्लस वेरिएंट के नाम से जाना गया। अधिकारियों के अनुसार डेल्टा प्लस वेरिएंट की 3 विशेषताएं देखी गई, जिसने इसे पहले वेरिएंट की तुलना में ज्यादा प्रासंगिक बना दिया। भारत के अलावा यूएस, यूके, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस में इस वेरिएंट का पता चला। B.1.617.3 वेरिएंट क्या है तो डेल्टा वेरिएंट है का एक हिस्सा है, जिसे भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसे साल 2020 अक्टूबर में पहचाना गया था। इसे डबल म्यूटेशन वेरिएंट कहा गया। डबल म्यूटेशन वेरिएंट इसे कहा गया। कप्पा वेरिएंट क्या है? डेल्टा प्लस के बाद कप्पा वेरिएंट ने दस्तक दी। SARS-CoV-2 वायरस के कप्पा वेरिएंट का भारत में दिसंबर 2020 में पता चला था। इसे वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के रूप में जाना गया। डेल्टा प्लस के बाद कप्पा वेरिएंट ने दस्तक दी और SARS-CoV-2 के बाद कप्पा वेरिएंट का भारत में दिसंबर 2020 में पता चला। इसे वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के रूप में जाना गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि B.11.318 वेरिएंट क्या है तो आप बोल सकते हैं कि सर कप्पा वेरिएंट की तरह ही B.11.318 वेरिएंट E484 के म्यूटेशन में शामिल है
भारत ने अब तक इस नए वेरिएंट के 2 जीनोम सीक्वेंस प्राप्त किए हैं। IHU वेरिएंट क्या है? ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ फ्रांस में, आप बोलेंगे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ फ्रांस में कोविड-19 वेरिएंट का पता चला था, जिसे IHU वेरिएंट के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें 46 म्यूटेशन होते हैं, जो ओमिक्रॉन में म्यूटेशन से भी ज्यादा है। इस वेरिएंट का संबंध अफ्रीकी देश कैमरून में समझा जा रहा है। अल्फा वेरिएंट आया था एक, अल्फा वेरिएंट क्या है? अगर पूछ ले सर, अगर पूछ लें कि अल्फा वेरिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे कि इसको वैज्ञानिक भाषा में B.1.1.7 का नाम दिया गया है। इसे सबसे पहले इंग्लैंड में खोजा गया था, यही से वेरिएंट पूरी दुनिया में फैला था। इस वेरिएंट में वैज्ञानिकों को 23 म्यूटेशन की लेयर मिली है। बीटा वेरिएंट क्या है, यह प्रश्न आ जाए तो इस वेरिएंट को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। बीटा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम B.1.351 है। इसके 2 म्यूटेशन E484K और N501Y को सबसे अधिक खतरनाक माना गया है। यह उन लोगों को संक्रमित कर सकता है जो वायरस से उबर चुके हैं, इसके अलावा उन लोगों को भी जिन्हें कोविड-19 का टीका लगाया गया है। गामा वेरिएंट क्या है? कोरोना वायरस का गामा वेरिएंट सबसे पहले ब्राजील में पाया गया था। गामा वेरिएंट का नाम, वैज्ञानिक नाम P.1 है। गामा वेरिएंट के 2 स्ट्रेन P.1E484K और P.1N501Y काफी खतरनाक माना गया है। वैक्सीन लगवाने के बाद यह वेरिएंट मामूली रूप से ही असर करता है। एप्सिलॉन वेरिएंट क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कोरोना वायरस के एप्सिलॉन वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम B.1.427 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन B.1.429 वेरिएंट को भी एप्सिलॉन वेरिएंट का हिस्सा मानता है। इस वेरिएंट को पहली बार अमेरिका के कैलिफोर्निया में देखा गया था। योटा वेरिएंट क्या है? कोरोना वायरस के इस वेरिएंट को पहली बार न्यूयॉर्क में देखा गया था। इस वेरिएंट को B.1.526 या लोटा के नाम से जाना जाता है। इसका 484 स्ट्रेन वायरस को संक्रमित कोशिकाओं से अधिक आसानी से जोड़ने में मदद करता है। इसी तरीके से ईटा वेरिएंट है। इस वेरिएंट को पहली बार ब्रिटेन और नाइजीरिया में देखा गया था। ईटा वेरिएंट को B.1.525 के नाम से भी जाना जाता है। इसके स्ट्रेन का नाम E48K है। यह लगभग किसी भी संक्रमित व्यक्ति में कोरोना का यह स्ट्रेन नहीं मिल रहा है। इसी क्रम में आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईटा वेरिएंट क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर, इस वेरिएंट को पहली बार ब्रिटेन और नाइजीरिया में देखा गया था और ईटा वेरिएंट को B.1.525 के नाम से भी जाना जाता है। इसके स्ट्रेन का नाम E48K है। अब लगभग किसी भी संक्रमित व्यक्ति में कोरोना का यह स्ट्रेन नहीं मिल रहा है। जीटा वेरिएंट क्या है? जीटा वेरिएंट भी पहली बार ब्राजील में पाया गया था। इसे P.2 के नाम से भी जाना जाता है। इस वेरिएंट ने ब्राजील में बहुत तबाही मचाई थी। इसका E48K स्ट्रेन काफी घातक माना जाता है। विश्व स्तर पर यह स्ट्रेन अब नहीं मिल रहा है। म्यूटेशन क्या है? अगर प्रश्न आता है तो आप बोलेंगे कि सर, म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टर, यानी आनुवांशिक लक्षणों में अचानक होने वाला परिवर्तन म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो WHO के अनुसार एक वायरस अपनी ही प्रतिकृति बनाता है या अपनी कॉपीज बनाता है। इन बदलावों को म्यूटेशन कहा जाता है। किसी वायरस के एक या अधिक म्यूटेशन को असली वायरस का वेरिएंट कहा जाता है। म्यूटेशन में जीनोमिक सीक्वेंस भी हो सकती है, जो उन्हें अधिक गहराई से हेल्दी सेल्स को पार करने या अटैच करने की अनुमति दे सकता है। सबसे अधिक जोखिम वाले 3 मुख्य
इनफेमस कोविड वेरिएंट केंट यूके B1117 वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका का और ब्राजील का से निकले हैं, जो असली वायरस स्ट्रेन के वेरिएशन है। तो म्यूटेशन पूछा जाए सिर्फ इतना ही बोल देना बेटा कि अचानक आनुवांशिक लक्षणों में होने वाला परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन को सबसे पहले ह्यूगो डिब्रीज ने प्रतिपादित किया था। जेनेटिक कोड में चेंजेज आ जाते हैं, इसी को म्यूटेशन कहते हैं। डबल म्यूटेशन क्या होता है? डबल म्यूटेशन से तात्पर्य जब एक वायरस स्ट्रेन के दो म्यूटेशन मिलकर तीसरे सुपर संक्रमित स्ट्रेन को बनाते हैं तो डबल म्यूटेशन कहा जाता है। डबल म्यूटेंट वेरिएंट जिसे सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में पहचाना गया E484Q और L512R म्यूटेशन के बीच का क्रॉस है, जिसमें E484Q म्यूटेशन घरेलू है जबकि L452R अमेरिका से आया वायरस है। कोरोना महामारी नियंत्रण में जीनोम सीक्वेंसिंग की क्या आवश्यकता है? देखिए, हमारी कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसे डीएनए आरएनए कहते हैं। इन सभी पदार्थों को सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए इनकी जांच की जाती है और ये वायरस कैसे बना है और इसमें क्या खास बात है, क्या खास बात अलग है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। सीक्वेंसिंग के जरिए यह समझने की कोशिश की जाती है कि वायरस में म्यूटेशन कहां पर हुआ। अगर म्यूटेशन कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में हुआ है तो ज्यादा संक्रामक होता है, जैसा कि ओमिक्रॉन के बारे में परिलक्षित हुआ है। ओमिक्रॉन क्या है? कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट B.1.1.529 को ओमिक्रॉन नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया गया और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया। ओमिक्रॉन अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट पिछले संस्करण की तुलना में कहीं अधिक संक्रामक है। इसकी वजह यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में 43 म्यूटेशन देखे जा रहे हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट में सिर्फ 18 ही थे। अमेरिका में ओमिक्रॉन ने बच्चों को तेजी से प्रभावित किया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। ओमिक्रॉन के मरीजों में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण क्या हैं? सबसे पहले ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज के गले में परेशानी आती है। इसमें गला अंदर से छिल जाता है, नाक बंद होना, सूखी खांसी और पीठ में नीचे की तरफ दर्द होने की समस्या ओमिक्रॉन पीड़ित मरीजों के अन्य लक्षण हैं। ये ओमिक्रॉन मरीजों के लक्षण हैं बेटा। आवाज फटी, गला बैठा हुआ भी महसूस हो सकता है। दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों के कफ एक प्रमुख लक्षण के तौर पर उभर कर सामने आया है। वहीं नाक का बहना भी एक प्रमुख संकेत है। कई लोगों में इसकी वजह से थकान देखी जा रही है। इसके साथ ही मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द भी महसूस हो सकता है। बहती नाक, बंद नाक, सिर दर्द, थकान, छींक आना, रात में पसीना और शरीर में दर्द होना जैसे ओमिक्रॉन के अन्य शुरुआती लक्षणों के अंतर्गत इनको रखा जा सकता है बेटा। तो आपसे प्रश्न किया गया कि ओमिक्रॉन के मरीजों में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण क्या हैं, तो आप इसमें उत्तर यही देंगे कि सबसे पहले ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज के गले में परेशानी आती है। इसमें गला अंदर से छिल जाता है, नाक बंद होना, सूखी खांसी और पीठ में नीचे की तरफ दर्द होता है और आवाज फटी, गला बैठा हुआ भी महसूस होता है। दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों में कफ एक प्रमुख लक्षण है के तौर पर आया। नाक का बहना भी एक प्रमुख लक्षण देखने को मिल रहा है। जल्दी से थकान देखी जा रही है, मांसपेशियों में खिंचाव, दर्द भी महसूस हो रहा है। तो ये सब लक्षण ओमिक्रॉन के प्रमुख लक्षणों में देखे जा रहे हैं। नियोकाव क्या है? कोरोना वायरस नियोकाव दुनिया में दस्तक दे चुका है। कोरोना वायरस का नियोकाव दुनिया में दस्तक दे चुका है। यह एक नया कोरोना वायरस बहुत ही ज्यादा संक्रामक है। इससे संक्रमित व्यक्ति 3 में से 1 मरीज की मौत हो सकती है। यह नया कोरोना दक्षिण अफ्रीका में मिला है। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक यह नियोको कोरोना वायरस मर्स-कोव वायरस से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले साल 2012-2015 में पश्चिम एशिया के देशों में इसके प्रकोप का पता चला था। तो नियोको क्या है? कोरोना वायरस नियोको दुनिया में दस्तक दे चुका है। यह एक नया कोरोना वायरस है, बहुत ही ज्यादा संक्रामक है। इससे संक्रमित प्रत्येक 3 में से 1 मरीज की मौत हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका में मिला है और ये 2012-2015 में पश्चिम एशिया के देशों में इसके प्रकोप का पता चला था।
सार्स कोव की तरह ही जिससे इंसानों में कोरोना वायरस का संक्रमण होता है, दक्षिण अफ्रीका में भी यह नियोको वायरस चमगादड़ के अंदर देखा गया और यह अभी केवल पशुओं में ही देखा गया। बायो RXIV वेबसाइट पर प्रकाशित शोध के मुताबिक नियोको और उसका नजदीकी सहयोगी PDF 2180 कोव 2 इंसानों को संक्रमित कर सकता है। इससे नए कोरोना वायरस के इंसानों की कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए केवल एक म्यूटेशन की जरूरत है। तो ये नियोको के बारे में आपको एग्जामिनेशन में आपके उस पर पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में आपसे फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन के बारे में पूछा जा सकता है। फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन अमेरिकी कंपनी फाइजर ने जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक के साथ मिलकर इसे विकसित किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्वप्रथम फाइजर वैक्सीन को ही आपातकालीन मान्यता प्रदान की थी, फाइजर बायोएनटेक को। मॉडर्ना यह mRNA पर आधारित है। इस वैक्सीन में वायरस के स्पाइक प्रोटीन या जेनेटिक कोड के अंश को शामिल किया गया है। यह शरीर में इंजेक्ट होते ही प्रतिरक्षा प्रणाली को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए टी सेल्स को सक्रिय कर संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने का निर्देश देती है। मॉडर्ना क्या है? यह mRNA पर आधारित है। इस वैक्सीन में वायरस के स्पाइक प्रोटीन या जेनेटिक कोड के अंश को शामिल किया गया है और यह शरीर में इंजेक्ट होते ही प्रतिरक्षा प्रणाली को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए टी सेल्स को सक्रिय कर संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने का निर्देश देती है। तो बेटा ये कुछ प्रश्न जो हमने अपनी तरफ से आपको बनाए हैं, जो आप साक्षात्कार में जो मैंने बोला इसको सुनकर और समझकर एक सारगर्भित उत्तर, बढ़िया उत्तर आप दे सकते हैं। एक जगह आपको इकट्ठा ये सारा मटेरियल मिल गया है। यहाँ से क्वेश्चन अगर जनरेट होते हैं तो इनमें से आप आंसर जनरेट करके आप अपने खुद आंसर आप बना कर दे सकते हैं। इनको एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ताकि अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो उसको आप उत्तर दे सके। और भी अगर कुछ प्रश्न मिलता है तो फिर मैं इस पर और भी चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। मेरी शुभकामना और मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कोरोना वायरस जिससे कोविड-19 बीमारी से हम सभी लोग परेशान थे, उसी प्रश्नोत्तर के क्रम में जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है मॉडर्ना क्या है। तो मॉडर्ना जो बेटा है, ये अगर ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मॉडर्ना क्या है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यह mRNA पर आधारित है। मॉडर्ना क्या है? mRNA पर आधारित एक वैक्सीन है। इस वैक्सीन में वायरस के स्पाइक प्रोटीन या जेनेटिक कोड के अंश को शामिल किया गया है। मॉडर्ना क्या है? एम आधारित वैक्सीन है, mRNA, सॉरी आप बोलेंगे कि सर यह mRNA आधारित वैक्सीन है, इसमें वायरस के स्पाइक प्रोटीन या जेनेटिक कोड के अंश को शामिल किया गया है और शरीर में इसको इंजेक्ट होते ही प्रतिरक्षा प्रणाली को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए टी सेल को सक्रिय कर संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने का निर्देश देता है। तो मॉडर्ना अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप बोलेंगे कि सर मॉडर्ना mRNA आधारित वैक्सीन है और यह वायरस के स्पाइक प्रोटीन या जेनेटिक कोड के अंश को इसमें शामिल किया गया है। इसे बॉडी के अंदर जैसे इंजेक्ट करते हैं तो शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाने वाले टी सेल्स को यह सक्रिय करता है ताकि संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने का यह निर्देश दे सके। ये इसका उत्तर देंगे आप। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कोवोवैक्स क्या है। तो आप बोलेंगे कोवोवैक्स, आपका उत्तर होगा कि सर यह वैक्सीन प्रोटीन के सब यूनिट पर निर्भर है। इसे अमेरिका की एक कंपनी है नोवावैक्स के साथ मिलकर पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विकसित कर रहा है। तो कोवोवैक्स जो है ये वैक्सीन प्रोटीन के सब यूनिट पर निर्भर है। इसे अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के साथ मिलकर पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विकसित कर रहा है। ये याद रखेंगे आप।
इसी क्रम में आपसे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आप हमें कार्बेवैक्स के बारे में बताएं। कार्बेवैक्स, तो कार्बेवैक्स में आप बोलेंगे कि सर यह कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, जो वायरस की सतह पर स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन से विकसित होता है। इसे डायनावैक्स के CpG 1018 एडजुवेंट के साथ जोड़ा जाता है, जिससे यह शरीर को वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा करने में मदद करता है। तो कार्बेवैक्स क्या है? आप बोलेंगे कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, जो वायरस की सतह पर स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन से विकसित होता है। इसे डायनावैक्स के CpG 1018 एडजुवेंट के साथ जोड़ा जाता है, जिससे यह शरीर को वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा करने में मदद करता है। तो इसी क्रम में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आपसे अगला प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि आप हमें 2DG के बारे में बताएं। तो आप बोलेंगे सर 2DG एक दवा है जिसका पूरा नाम है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। DRDO ने इसे तैयार किया है। ये कोरोना की रोकथाम के लिए तैयार किया गया है और इसके आपातकालीन प्रयोग की भी मंजूरी दे दी गई है। और यह एक पाउडर होता है जिसे पानी में घोलकर दिया जाता है। तो ये 2DG होता है बेटा, इसको याद रखेंगे आप। इसी क्रम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कल्याण योजना क्या है? तो आपका उत्तर होगा सर प्रधानमंत्री कल्याण योजना मार्च 2020 से प्रारंभ किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण हैं, इन्होंने कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में गरीबों की मदद करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो प्रधानमंत्री कल्याण योजना के बारे में पूछा जाए तो आप ये उत्तर देंगे। प्रधानमंत्री कल्याण योजना के बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना से क्या तात्पर्य है? तो आप बोलेंगे कि सरकार द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार, सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना शुरू की गई है। सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना शुरू की गई है। आप बताएंगे इसमें इस बीमा योजना के तहत सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, सहायक स्वास्थ्य कर्मी, टेक्नीशियन, डॉक्टर और विशेषज्ञ एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि सभी को शामिल किया गया है। कोविड-19 मरीजों का इलाज करते समय यदि किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के साथ दुर्घटना होती है तो उसे योजना के तहत 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, वेलनेस सेंटरों और केंद्र के साथ साथ राज्यों के अस्पतालों को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। ये इसका मतलब है अगर पूछा जाए कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना से क्या तात्पर्य है। फिर अगला प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में, आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि बेटा हमें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बताएं। तो आप बोलेंगे कि सर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इस योजना के तहत भारत के लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को आगामी 3 महीनों के दौरान मौजूदा निर्धारित अनाज के मुकाबले 2 गुना अन्न मुफ्त प्रदान किया जाएगा। उपयुक्त सभी व्यक्तियों को प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार प्रत्येक परिवार को 5 किलो अनाज तथा 1 किलो दाल भी प्रदान किया जा रहा है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। तो ये आपको याद रखना है। इतनी ही बातों में से आपको अपनी बातें
इंटरव्यू में बतानी है पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कोविड महामारी से निपटने हेतु किस प्रकार सहायता की जा रही है। तो आप बोलेंगे कि सर किसानों को लाभ सरकार की घोषणा के अनुसार वर्ष 2020-2021 में दे 2000 रुपए की पहली किस्त अप्रैल 2020 में ही पीएम किसान योजना के तहत खाते में डाल दी गई है। इसके तहत 7 करोड़ किसानों को कवर किया जाएगा। तो इस तरीके से किसानों को यह लाभ मिल रहा है। आप बोलेंगे गरीबों को लाभ, तो कुल 40 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों को महामारी के दौरान 500 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। गैस सिलेंडर, पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार लगभग 3 करोड़ वृद्ध विधवाओं और दिव्यांग श्रेणी के लोगों को 1000 रुपए प्रदान किया जाएगा। तो आप इसमें ये बात बोलेंगे। मनरेगा के तहत बोल देंगे कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपए बढ़ोतरी की गई है। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने के से प्रत्येक श्रमिक को प्रति वर्ष 2000 रुपए का अतिरिक्त लाभ होगा। इसके तहत लगभग 62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। स्वयं सहायता समूह है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के लिए जमानत मुक्त ऋण देने की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए जमानत मुक्त ऋण देने के लिए सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। ये स्वयं सहायता समूह की बात हो रही है। उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कर्मचारियों या कामगारों या श्रमिकों की महामारी के दौरान आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो आप बोलेंगे कि सर कर्मचारी भविष्य निधि नियमों में संशोधन कर महामारी को भी उन कारणों में शामिल किया जाएगा जिसे ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को अपने खातों से कुल राशि के 75% का गैर वापसी योग्य अग्रिम या 3 माह का पारिश्रमिक इनमें से जो भी कम हो प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। ईपीएफ के तहत पंजीकृत 4 करोड़ कामगारों के परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। राज्य सरकारों को देश के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की सहायता के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कोष का उपयोग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि वे इन श्रमिकों को आर्थिक मुश्किलों से बचाने के लिए आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान कर सके। भवन एवं अन्य निर्माण कोष केंद्र सरकार के अधिनियम के तहत लगभग 3.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों हेतु बनाया गया है। ये आप इसमें बोल सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे कोविड-19 से संबंधित केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इनमें आप देख लें। जैसे ब्रेक द चेन अभियान चलाया गया, ये केरल सरकार द्वारा। कोरोना कवच ऐप चलाया गया, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार द्वारा। नाड़ी ऐप मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि कोविड-19 से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कौन कौन सी योजनाएं और ऐप चलाए गए हैं। तो उनमें 3-4 का नाम बताइए, तो आप इनमें से नाम बता सकते हैं। या आपसे डायरेक्ट पूछ ले तो भी आप बता सकते हैं। सॉरी, तो आप बोलेंगे कि नाड़ी ऐप जो होता है मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है पुदुचेरी सरकार द्वारा। प्रज्ञाम ऐप है झारखंड सरकार द्वारा। कोविड केयर ऐप है अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा। बिहार कोरोना ऐप है जो बिहार सरकार द्वारा चलाया गया है। आरोग्य सेतु ऐप जो है भारत सरकार द्वारा चलाया गया। समाधान मेगा ऑनलाइन चैलेंज मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। 5T योजना दिल्ली सरकार द्वारा। करुणा पहल सिविल सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा। वी सेफ टनल तेलंगाना द्वारा। लाइफलाइन उड़ान जो है नागर विमानन मंत्रालय द्वारा। ऑपरेशन नमस्ते अभियान जो है भारतीय सेना द्वारा। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान जो है कर्नाटक सरकार द्वारा। आयुष कवच कोविड ऐप जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। तो ये सब जो ऐप या जो भी अभियान है ये किसके किसके द्वारा चलाया गया है ये मैंने आपको बता दिया, इसको एक बार आप देख लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा कोविड-19 से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके साक्षात्कार के अंतर्गत आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि वो सभी जानकारी आप तक पहुंचाऊं और आप इसको एक बार सुनेंगे, एक बार देखेंगे तो आपको इन सब के बारे में जानकारी हो जाएगी। पूरी कोशिश किया गया है कि कोविड-19 से संबंधित जो समस्त जानकारी है
वो आप तक पहुंचाया जाए। अगर आपके साक्षात्कार में आपसे पूछा जा रहा है तो आप उसका लाभ उठा सके। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप सबको बेहतर से बेहतर तरीके से आपको ये नॉलेज दिया जाए और आप सब जरूर इससे लाभान्वित होंगे। अगर आप साक्षात्कार में जा रहे हैं तो मेरी शुभकामना, मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। ईश्वर आप सभी लोगों को सफलता का मार्ग प्रशस्त करें, आप सभी अपने जीवन में सफल हो। मैं डीपीएन सिंह निर्माण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी के लिए शुभकामना संदेश दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।